हम लोगों ने जो है वो चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 में की जो मेन हेडिंग है वो है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। पहले बात कर लेते हैं किसकी, क्रोमोसोम्स की बात कर लेते हैं। तो देखो क्रोमोसोम्स का अगर हम टर्म देखें क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम का जो ये लफ्ज है दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड और सोमा का मतलब क्या होता है, बॉडी। तो क्रोमोसोम का मतलब तो ये हो गया कलर्ड बॉडी। लेकिन आपकी बुक कह रही है कि द नेम क्रोमोसोम इज मिसनॉमर, मतलब क्रोमोसोम का नाम इसके कैरेक्टरिस्टिक से मिलता नहीं है। बिकॉज क्रोमोसोम आर नॉट कलर्ड बॉडी, क्रोमोसोम कलर्ड बॉडी नहीं होती। नाम दिया गया है कलर्ड बॉडी, जैसे इसका नाम है कलर्ड बॉडी, लेकिन क्रोमोसोम कलर्ड बॉडी नहीं होते। जैसे किसी का नाम शरीफ हो और वो शरीफ ना हो तो हम कहेंगे इसका नाम जो है वो क्या है, मिसनॉमर है। लेकिन फिर क्रोमोसोम को क्रोमोसोम नाम क्यों दे दिया गया? वैसे तो देखो, वैसे आप नॉर्मली दूसरी बुक्स देखोगे, अगर नेशनल बुक फाउंडेशन को फॉलो करोगे या फेडरल बोर्ड की बुक को फॉलो करोगे, तो वहां पर दो साइंटिस्ट के नाम है। क्रोमोसोम को जिसने डिस्कवर किया था, जिस साइंटिस्ट ने, उसका नाम दिया हुआ है वेल्थर फ्लेमिंग। वेल्थर फ्लेमिंग ने क्रोमोसोम को जो है वो डिस्कवर किया था। जबकि क्रोमोसोम को जो नाम दिया था क्रोमोसोम, ये दिया था वेल्डेर, इसने नाम दिया था। लेकिन ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है तो आप इसको छोड़ दो। अभी आपकी बुक में तो सिर्फ ये दिखा हुआ है कि वाल्टर फ्लेमिंग ही का लिखा हुआ है कि इसी ने क्रोमोसोम को नाम दिया और इसी ने क्रोमोसोम को क्या किया, डिस्कवर किया। जबकि क्रोमोसोम को डिस्कवर अलग साइंटिस्ट ने किया था और नाम जो है वो अलग साइंटिस्ट ने दिया था। वाल्थर जो था इसने क्या किया था, क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था। तो सबसे पहले क्रोमोसोम की डिस्कवरी देख लेते हैं कि क्रोमोसोम डिस्कवर कैसे हुआ था। 1882 में ये जो जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट था वाल्टर फ्लेमिंग, इसने क्या किया, जो सैलमेंडर होता है, फ्रॉग की फैमिली से ताल्लुक रखने वाला एक एनिमल है, सैलमेंडर लार्वा जो था, ये इसके डिवाइडिंग सेल्स को स्टडी कर रहा था। सैलमेंडर का जो लार्वा होता है उसके डिवाइडिंग सेल्स को, वो जो सेल डिवाइड हो रहे होते हैं उनको स्टडी कर रहा था। अच्छा, जब हम सेल को स्टडी करते हैं तो हम सेल को के कुछ स्ट्रक्चर को प्रोमिनेंट करने के लिए उनको कोई कलर दे देते हैं, उनको कोई डाई देते हैं, उनको कोई कलर देते हैं। और उसने जो कलर दिया, कौन सा कलर दिया, उसने कलर दिया परकिंस एनिलिन। इसने कलर दिया परकिंस एनिलिन। अब से फॉर एग्जांपल ये कलर रेड कलर का था, तो उसने क्या किया, जब ये कलर दिया सेल को, तो उसने देखा कि सेल के न्यूक्लियस में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थी जिन्होंने इस कलर को ज्यादा एब्जॉर्ब किया। इसके सेंटर में, न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थी जिन्होंने इस कलर को ज्यादा एब्जॉर्ब किया और वो डार्कर हो गई, बहुत ज्यादा क्या हो गई, वो डार्कर हो गई। तो उसने क्या किया कि ये जो जिन स्ट्रक्चर ने कलर को ज्यादा एब्जॉर्ब किया और वो डार्कर कलर की हो गई, तो उसने इनको अकॉर्डिंग टू योर बुक उन्होंने उसने क्या नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया किस चीज का, क्रोमोसोम्स का। क्रोमोसोम्स का मतलब क्या होता है, कलर्ड बॉडी। तो मतलब क्रोमोसोम कलर्ड बॉडी नहीं होती। होता क्या है कि जब आप किसी डिवाइडिंग सेल को देखते हो, और डिवाइडिंग सेल को देखने के लिए जब उसे आप कोई डाई यूज करते हो, रेड कलर का डाई यूज कर रहे हो या ग्रीन कलर का डाई यूज कर रहे हो, जो भी, तो क्या होगा, उस डाई को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब जो करेगा वो कौन करेगा, वो क्रोमोसोम करेगा। तो क्रोमोसोम उसको एब्जॉर्ब करके किस कलर का हो जाता है, डार्क कलर का हो जाता है। तो इसी वजह से क्रोमोसोम को ये नाम दे दिया गया, क्या, इसको नाम दे दिया गया क्रोमोसोम का, यानी कलरिंग बॉडी। लेकिन बेसिकली वो कलरिंग बॉडी नहीं होती, उनका कलर नहीं होता कोई स्पेसिफिक। आप उसको कलर देते हो तो वो कलर को ज्यादा क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ये तो हमने बात कर ली क्रोमोसोम की डिस्कवरी के हवाले से। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के हवाले से। अब देखें क्रोमोसोम को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्रोमोसोम में बी डिस्क्राइब एज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम क्या होते हैं बेसिकली, क्रोमोसोम आर may be described as thread-like structure. They are thread-like structure. और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। कहाँ मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। ये एक सेल है, स्पेशली जब एक डिवाइडिंग सेल्स को आप देखोगे, एक जो सेल डिवाइड हो रहा होता है, उस डिवाइडिंग सेल के न्यूक्लियस में ऐसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं।
और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। इनको हम क्या कहेंगे, क्रोमोसोम। अच्छा, क्रोमोसोम क्या चीज बेयर करते हैं, क्रोमोसोम के पास क्या होता है, दे बेयर हेरिडिटी कैरेक्टर, या जिसको हम हेरिडिटी यूनिट कहते हैं, जीन। जो हेरिडिटी यूनिट होते हैं जिसको हम जीन कहते हैं, वो कहाँ लगे हुए होते हैं, वो लगे हुए होते हैं क्रोमोसोम पर। यानी हमारी बॉडी के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके जीन कहाँ मौजूद होते हैं, उनके जीन मौजूद होते हैं क्रोमोसोम पर। तो क्रोमोसोम क्या बेयर करते हैं, जीन जो है वो बेयर करते हैं। और क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम जो है वो पेयर की शक्ल में मौजूद होते हैं, प्रेजेंट इन पेयर। ये पेयर की शक्ल में होते हैं क्रोमोसोम। जैसे मैं यहाँ इसके पेयर बना लेता हूँ, एक क्रोमोसोम का पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, तीसरा पेयर ये हो गया। जैसे हमारे पास ह्यूमन के पास कितने पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, 23। ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, तो ऐसे टोटल कितने पेयर होते हैं, 23। हर पेयर में से एक क्रोमोसोम जो है वो अपनी मदर की तरफ से लेते हैं, और एक क्रोमोसोम कहाँ से लेते हैं, अपने फादर की तरफ से लेते हैं। एक इंडिविजुअल के अंदर ये पेयर की शक्ल में जो है वो मौजूद होते हैं। एंड नंबर रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इनके नंबर कांस्टेंट होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। मिसाल के तौर पे अगर हम इंसानों के पास, मेरे पास क्रोमोसोम के नंबर 46 हैं और 23 पेयर हैं, तो मेरी आगे वाली जनरेशन में भी 46 होंगे, फिर उसके अंदर भी क्या होंगे, 46 होंगे। अगर मॉस्किटो के पास 6 क्रोमोसोम है तो उसकी आगे वाली जनरेशन में भी 6 होंगे, पर उससे जो आगे जनरेशन होगी उसमें भी 6 ही होंगे। तो क्रोमोसोम्स के नंबर जो हैं वो जनरेशन टू जनरेशन, एक ही स्पीशीज की जनरेशन टू जनरेशन जो है वो क्या होते हैं, सेम रहते हैं। लेकिन हाउएवर वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। क्रोमोसोम के नंबर वेरीज करते हैं फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। स्पीशीज टू स्पीशीज क्रोमोसोम के नंबर वेरी करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे एक फंगस है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम के पास सिर्फ 2 क्रोमोसोम होते हैं, सबसे कम क्रोमोसोम है, सिर्फ 2 क्रोमोसोम है। जब क्रोमोसोम 2 है तो पेयर कितना होगा, सिर्फ इसके पास ये 2 क्रोमोसोम है, तो इसका मतलब क्रोमोसोम का सिर्फ एक ही पेयर होगा। पेयर क्या होगा, एक ही सिंगल पेयर में होंगे। मॉस्किटो की बात करें तो मॉस्किटो के पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं, मॉस्किटो के पास क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं 6 क्रोमोसोम्स के जो है वो नंबर होते हैं। अब 6 नंबर है तो जाहिर सी बात है पेयर कितना होगा, 6 क्रोमोसोम है तो इनमें पेयर होंगे 3 पेयर होंगे अगर 6 क्रोमोसोम है। इसी तरीके से अगर ड्रोसोफिला की बात करें जो हाउस फ्लाई होती है, तो उसमें क्रोमोसोम 8 होते हैं। जब क्रोमोसोम 8 हैं तो उसके पेयर कितने होंगे, 4 होंगे। गार्डन पी में जो है वो 14 है, फ्रॉग के अंदर 26 हैं, ह्यूमन में 46 हैं, शुगर केन में 80 हैं, और फर्न प्लांट में कितने होते हैं, 1000। तो अब आप ये देख लें, इसके बाद जब 1000 होते हैं तो जाहिर सी बात है जब यहाँ 1000 है तो फिर जो है वो इसके पेयर कितने होंगे, पेयर इसमें होंगे बेसिकली जो है वो 500। तो अब देख लोगे आपकी बुक के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स दिए हुए हैं इनके नंबर और इनकी कितने पेयर में होते हैं आपने याद रखने हैं। और ये भी याद रख लोगे कि सबसे कम तादाद किसमें है, पेनिसिलियम में, और सबसे ज्यादा क्रोमोसोम यहाँ पर जो किसमें दिए हुए हैं जो है वो फर्न में। ये क्रोमोसोम्स के नंबर जो आपकी बुक में दिए हुए हैं ये आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें, मजीद कुछ कैरेक्टर क्रोमोसोम के डिस्कस करें तो क्रोमोसोम कैन सीन ओनली इन डिवाइडिंग सेल। यानी आप क्रोमोसोम को अगर देखना चाहते हो, कैन सीन ओनली इन डिवाइडिंग सेल, ये आपको सिर्फ डिवाइडिंग सेल्स में ही नजर आएंगे। मिसाल के तौर पे अभी एक सेल है, ये सेल डिवाइड नहीं हो रहा। जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो उस वक्त ये क्रोमोसोम जो हैं वो किसकी शक्ल में होते हैं, उस वक्त ये क्रोमोसोम जो है वो ये क्रोमोसोम बेसिकली जो है वो ऐसे थ्रेड लाइक होते हैं। जब एक क्रोमोसोम डिवाइड नहीं हो रहा हो तो ये क्रोमोसोम ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते, सॉरी ये नेटवर्क की शक्ल में होते हैं। जब एक क्रोमोसोम डिवाइड नहीं हो रहा होता तो ये किसकी शक्ल में होते हैं, ऐसे ये नेटवर्क की शक्ल में होते हैं। लेकिन जैसे ही क्रोमोसोम डिवाइड होना
ये सेल सॉरी डिवाइड होता है। जैसे ये सेल डिवाइड होना शुरू होता है तो ये नेटवर्क क्रोमेटिन नेटवर्क ब्रेक डाउन हो जाता है और क्रोमेटिन नेटवर्क ब्रेक डाउन होके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में चेंज हो जाता है और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को फिर हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। मतलब अगर आप क्रोमोसोम को देखना चाहें तो क्रोमोसोम को देखने के लिए आपको जो है वो बेसिकली जो है वो किस में देखना पड़ेगा, ये क्रोमोसोम जो है वो डिवाइडिंग सेल में देखना पड़ेगा। जब तक सेल डिवाइड नहीं हो रहे होते उस वक्त तक ये क्रोमोसोम जो है वो नजर नहीं आता। अच्छा, इसके अलावा मैच्योर जब सेल होता है तो अगर मैं एक क्रोमोसोम को बाहर निकाल लूं, चलिए ये क्रोमोसोम है, इसको बाहर निकाल कर देख रहा हूं। एक जो टिपिकल एक क्रोमोसोम होता है ऐसे होता है, ये एक टिपिकल क्रोमोसोम मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, एक मैच्योर सेल का क्रोमोसोम यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ। तो एक जो टिपिकल क्रोमोसोम होता है या मैच्योर सेल का आप क्रोमोसोम की अगर बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ mature cell chromosome consists of two very thin thread consist of two very thin thread called chromatid। अगर हम एक टिपिकल मैच्योर क्रोमोसोम को देखें तो उसमें मैंने तो थोड़े से थिक बना दिए आपको समझाने के लिए, उसमें दो थिन थ्रेड होते हैं और इन दोनों थिन थ्रेड को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिड। यानी एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होते हैं, दो क्रोमेटिड होते हैं। तो टिपिकल क्रोमोसोम या एक मैच्योर जो सेल का क्रोमोसोम होता है उसमें क्या होते हैं, दो क्रोमेटिड होते हैं। दे शेयर अ कॉमन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। अब इसके अलावा क्या होता है कि इनमें होता है एक सेंट्रोमेयर। व्हाट इज सेंट्रोमेयर? अ कॉमन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। अब देखें ये दो जो क्रोमेटिड हैं, ये दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे पे जिस पॉइंट पर एक दूसरे के साथ अटैच हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर इज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन टू क्रोमेटिड। दो क्रोमेटिड का जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। फिर सेंट्रोमेयर के अंदर एक चीज होती है, सेंट्रोमेयर में दो प्रोटीन की डिस्क होती हैं जिनको हम कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर। व्हाट इज काइनेटोकोर? इट इज अ डिस्क शेप प्रोटीन। डिस्क शेप के ये प्रोटीन होते हैं जस्ट लाइक दिस। ऐसे डिस्क शेप की दो प्रोटीन मौजूद होती हैं किसमें, सेंट्रोमेयर में। और इन डिस्क शेप की जो प्रोटीन होती है इनको हम कहते हैं क्या है, इनको हम कहते हैं काइनेटोकोर। और काइनेटोकोर का काम क्या होता है, काइनेटोकोर का काम फंक्शनल रिलेशन टू द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम की मूवमेंट में हेल्प करती हैं। यानी एक जब सेल डिवाइड होता है तो सेल जब डिवाइड हो रहा होता है तो सेल के अंदर ऐसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं जिनको हम स्पिंडल कहते हैं और क्रोमोसोम इन स्पिंडल के साथ अटैच हो जाते हैं। और जब क्रोमोसोम इन स्पिंडल के साथ अटैच होते हैं तो आधे क्रोमोसोम एक तरफ चले जाए ऊपर चले जाएंगे, आधे क्रोमोसोम ये नीचे आ जाएंगे। अब क्रोमोसोम जो स्पिंडल के साथ अटैच होते हैं उनको अटैच कराने का काम कौन करता है, उनकी अटैचमेंट का काम जो है वो काइनेटोकोर करता है। फिर अटैच होकर ये मूव भी करते हैं। तो इसी वजह से आपकी बुक में लिखा हुआ है कि सेंट्रोमेयर हैज अ फंक्शनल रिलेशन टू द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि सेंट्रोमेयर जो है वो क्रोमोसोम्स को स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच करते हैं। फिर स्पिंडल फाइबर इनको मूव करवाते हैं। जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे किस तरीके से ये मूव करवाते हैं। अच्छा, अगर हम मियोसिस, दो तरह की सेल डिवीजन होती है, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। अगर हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस के अंदर ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, मियोसिस की एक स्टेज होती है प्रोफेस और प्रोफेस की एक सब स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं लेप्टोटीन। मियोसिस के अंदर एक स्टेज होती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोफेस, और प्रोफेस की एक सब स्टेज होती है जिसको हम क्या कहते हैं, लेप्टोटीन। तो कहता है कि द क्रोमोसोम इज सीन एज एक्सट्रीमली थिन। यानी क्रोमोसोम एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा जो है वो थिन बारीक नजर आते हैं। ऐसे एक्सट्रीमली थिन बहुत ज्यादा ऐसे बारीक स्ट्रक्चर्स नजर आएंगी। इतने बारीक ये कब नजर आते हैं क्रोमोसोम, इतने बारीक ये उस टाइम नजर आते हैं
जब मियोसिस की क्या हो रही होती है, जब मियोसिस की जो है वो प्रोफेज की सब स्टेज हो रही होती है, और उस सब स्टेज को हम क्या कहते हैं, और उस सब स्टेज के लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं। कौन सी सब स्टेज होती है, वो है लेप्टोटीन। मतलब ये है कि जब मियोसिस की एक सब स्टेज होती है लेप्टोटीन, तो उस दौरान क्रोमोसोम हमें बहुत बारीक थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर नजर आती है, और इस बारीक थ्रेड को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रोमोनीमा। Chromonema is nothing but it is a fine, extremely thin thread of chromosome which appear at the time of leptoteen. What is leptoteen? It is a sub-stage of meiosis. Meiosis की क्या है, ये एक सब-stage है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, in many species the chromonemata it is a singular of chromonema. The chromonemata exhibit deeper staining region along their length, giving the thread the appearance of strings of bead. These intensely staining areas are the chromomere. अब देखो, एक तो आप क्रोमोनीमा समझ गए हो, अब ये क्रोमोमेयर क्या होता है, देख लो क्रोमोमेयर किसको कहते हैं। अब ये क्रोमोनीमा है, क्रोमोनीमा क्या है, ये क्रोमोसोम का बारीक धागा है। अब जब हम इसे स्टैन करते हैं, मतलब हम इसको कलर देते हैं, तो इसके कुछ रीजन ऐसे होते हैं जिनमें कलर बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। ये जिसको मैं रेड रेड कर रहा हूँ, यहाँ पर कलर ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ। अब इस तरह से क्या होता है, जहां पर कलर बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होने की वजह से ये जो क्रोमोनीमा है, ये किस तरीके का स्ट्रक्चर लगता है, इट अपेयर लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, मोतियों की एक लड़ी की तरीके की स्ट्रक्चर लगती है। और जो स्टेनली जो इंटेंसली स्टेनिंग रीजन है, जहां पर कलर बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ है, इन जगहों को क्या कहते हैं, इन एरियाज को क्या कहते हैं, इन एरिया को हम कहते हैं बेसिकली क्रोमोमेयर। इन एरियाज को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं क्रोमोमेयर। ये स्टेट एरिया क्या कहलाएंगे, क्रोमोमेयर कहलाएंगे। अब एक दफा फिर देख लें इसको। मैंने आपको बताया, जब मियोसिस की कौन सी सब स्टेज होती है, लेप्टोटीन होती है, तो उस वक्त क्रोमोसोम बहुत बारीक धागों की तरह नजर आते हैं। इन बारीक धागों को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं क्रोमोनीमा। ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने बनाया है क्रोमोनीमा। और कहता है इस क्रोमोनीमा को जब आप स्टैन करोगे, जब कलर दोगे, तो इसके कुछ रीजन ऐसे होंगे, कुछ एरियाज ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा कलर एब्जॉर्ब करेंगे, डार्कर रीजन हो जाएंगे ऐसे। और कुछ रीजन के ज्यादा डार्क होने की वजह से इसकी स्ट्रक्चर कैसी लगेगी, इट लुक लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, मोती की लड़ी की तरह से स्ट्रक्चर नजर आना शुरू हो जाएगी। और वो एरिया जो बहुत ज्यादा डार्कली स्टैन होगा, जिसका कलर बहुत ज्यादा डार्क होगा, उस एरिया को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे क्रोमोमेयर। आई होप आई एम क्लियर कि मैं आपको बता चुका हूँ और क्रोमोमेयर और क्रोमोनीमा में क्या फर्क होता है। आपको अब क्लियर हो गया होगा, हो गया है क्लियर क्रोमोनीमा और क्रोमोमेयर में क्या फर्क होता है। आगे चलूं, चलो। सर ये आपकी सर बुक, एक बार थोड़ा सा पीछे बताइएगा, हमारे वाईफाई का मसला चल रहा है। तो वो कर लो ना, ये रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, वो देख लेना, सही है ना। ओके चलो अब आगे आ सर जाते हैं जी। सर ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये कभी भी सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होते, हमेशा डबल स्ट्रैंडेड ही होते हैं ना। नहीं, सिंगल स्टैंडर्ड भी होते हैं, ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं। देखो, वो जब हम मियोसिस देखते हैं ना, माइटोसिस या सेल डिवीजन की जो एक स्टेज होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जी फेज, एस फेज, G2 फेज। ये सिंगल स्टैंडर्ड नहीं, ऐसे सिंगल स्टैंडर्ड होते नहीं है, लेकिन क्या होता है, इनके क्रोमेटिड बिल्कुल आपस में ऐसे जब मिले हुए होते हैं ना, जब डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होती, तो क्या होते हैं, ऐसे ये सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। फिर जब एस फेज के अंदर, जब एस फेज होती है ना, जब डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाती है, तो फिर ये क्या हो जाते हैं, तो फिर ये हो जाते हैं क्या, ऐसे डबल स्टैंडर्ड। जब भी तो कहा मेच्योर सेल होता है उसमें, ऐसे फिर ये डबल स्टैंडर्ड हो जाता है। सिंगल भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम क्योंकि प्रॉपर जो एक क्रोमोसोम होता है, एक जो टिपिकल क्रोमोसोम है, वो डबल स्टैंडर्ड ही होता है, तो उसको डबल स्टैंडर्ड से ही शो करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये डबल स्टैंडर्ड हो कब जाते हैं और कब सिंगल होते हैं, ये आपको जब सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा ना, उसमें बताऊंगा किस तरह होता है। अभी फिलहाल आप सिर्फ इतना देख लो ये। अब आगे वाले पॉइंट की तरफ आते हैं जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैं आपकी बुक के ही पॉइंट्स को बस डिस्कस करता जा रहा हूँ।
The two chromatid of same chromosome are called sister chromatid. अब देखो ये एक क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम के क्या हैं, दो क्रोमेटिड्स हैं ऐसे, ओके ये एक और ये दूसरा क्रोमोसोम है और ये दूसरे क्रोमोसोम के क्रोमेटिड हैं। चलो अब क्या होता है कि ये दोनों एक ही क्रोमोसोम के जो दो क्रोमेटिड हैं इनको कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ये दोनों क्या हैं, ये हैं सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो गए, द टू क्रोमेटिड ऑफ सेम क्रोमोसोम। ये देखो एक ही क्रोमोसोम है ना ये, इसके दो क्रोमेटिड को हम क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। उसके अलावा एंड क्रोमेटिड ऑफ टू डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम, एक जैसे क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। ये देखो दोनों क्रोमोसोम एक जैसे हैं, एक पेयर है क्रोमोसोम का, ये दोनों क्या कहलाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर हम बात करें ये इंसान का अगर क्रोमोसोम है तो इसमें से एक पेयर हमें अपने मदर की तरफ से मिला है और एक इसकी तरफ से मिला है फादर की तरफ से, ये दोनों एक जैसे क्रोमोसोम है तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम। एक ही क्रोमोसोम के क्रोमेटिड को कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। और ये जो दो डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड हैं, एक क्रोमेटिड इसका ले लो और एक क्रोमेटिड इसका ले लो, तो ये जो क्रोमेटिड कहलाएंगे ये क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। याद रहेगा, एक ही क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड हैं दे आर सिस्टर क्रोमेटिड and the chromatid of two different homologous chromosome. I told you that these two chromosomes are homologous chromosomes. homologous chromosome आगे भी बताऊंगा क्या होता है, लेकिन अभी इतना याद रखो कि टू डिफरेंट homologous chromosomes के जो chromatid हैं उनको हम non sister chromatid कह रहे हैं। The length of chromosome from centromere to its terminal end is called arm. यानी इसका यहां से लेके यहां तक का जो एक सेंट्रोमेयर से लेके एंड तक का जो एरिया है इसको हम क्या कहते हैं, आर्म। इसका मतलब जो एक टिपिकल क्रोमोसोम होता है, एक जो मैच्योर क्रोमोसोम होता है, उसमें टोटल कितने आर्म्स होते हैं, अब बताओ कितने आर्म होंगे इस क्रोमोसोम में, 4 आर्म होंगे, 4 आर्म होंगे। डबल स्टैंडर्ड जो क्रोमोसोम होगा जिसमें दो क्रोमेटिड होंगे उसमें 4 आर्म होंगे। अगर आपसे ऐसे जस्ट आपसे ये क्वेश्चन कर लिया जाए, एक जो क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम ऐसा है जो सिंगल क्रोमेटिड पर कंसिस्ट है, तो उसके उसके अंदर कितने आर्म होंगे, उसमें सिर्फ 2 आर्म्स होंगे। चलें, अच्छा अब एक और बात कर लेते हैं, ये आपने फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा था, हाँ 4 होगा। अब फर्स्ट ईयर के अंदर भी आपने पढ़ा था, मैं एक दफा फिर जो है वो रिपीट कर देता हूँ इसको। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमेयर। अगर सेंट्रोमेयर सेंटर में होगा क्रोमोसोम के, ये देखो मैंने सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम के कहाँ बना दिया, बिल्कुल सेंटर में। अगर सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम के बिल्कुल सेंटर में होगा रेड वाला एरिया, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम क्या कहेंगे, ऐसे को हम कहेंगे मेटासेंट्रिक। और मेटासेंट्रिक में याद रखोगे कि मेटासेंट्रिक में 4 आर्म बिल्कुल एक जितने होंगे। ये आपसे पूछा जा सकता है कि अगर एक क्रोमोसोम के 4 आर्म बिल्कुल इक्वल हैं तो आप बताओ ऐसे क्रोमोसोम को आप क्या कहोगे, ऐसे क्रोमोसोम का सेंटर, इसको हम मेटासेंट्रिक कहेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा अगर सेंट्रोमेयर सेंटर के करीब हो, सेंट्रोमेयर सेंटर के थोड़ा क्या हो, करीब हो, बिल्कुल सेंटर में ना हो लेकिन सेंटर के थोड़ा करीब हो, तो उसमें क्या होगा, ऐसे क्रोमोसोम को हम कहते हैं क्या, ऐसे क्रोमोसोम को हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक के दो आर्म थोड़े छोटे होंगे और 2 आर्म थोड़े बड़े होंगे, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, लेकिन 2 आर्म थोड़े छोटे होंगे और 2 आर्म थोड़े बड़े होंगे। तो ऐसे ऐसे क्रोमोसोम को हम क्या कहेंगे, ऐसे क्रोमोसोम को हम कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। फिर एक कुछ क्रोमोसोम ऐसे भी होते हैं जिनमें सेंट्रोमेयर एंड के करीब होता है, कहां पर होता है, एंड के करीब, ये एंड। अब ऐसे ऐसे क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं, ये रेड वाला सेंट्रोमेयर है से फॉर एग्जांपल, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में 2 आर्म बहुत छोटे होंगे और 2 आर्म बहुत बड़े होंगे, ऐसे याद रखना है 2 आर्म। इवन की ये तस्वीर भी आपको बना के दी जा सकती है, तस्वीर दे दें और आपसे पूछें कि जो ये बताइए कौन सा क्रोमोसोम है,
इसके अलावा एक होता है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक के अंदर क्या होता है, टीलोसेंट्रिक जो क्रोमोसोम होता है उसमें जो सेंट्रोमेयर होता है वो बिल्कुल एंड पर होता है, ऐसे सेंट्रोमेयर बिल्कुल कहाँ पर है, एंड पर है। तो जब सेंट्रोमेयर एंड पर होगा तो ऐसे क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होंगे, आर्म कितने होंगे, सॉरी क्रोमेटिड तो 2 हैं, आर्म आर्म इसमें कितने हैं टीलोसेंट्रिक में, 2 दो आर्म है, एक आर्म ये हो गया और एक आर्म ये, तो इसमें सिर्फ 2 ही लॉन्ग आर्म होंगे, क्योंकि सेंट्रोमेयर से लेके एंड तक के एरिया को हम आर्म कहते हैं ना, तो अब इसमें तो सिर्फ 2 लॉन्ग आर्म, अगर ऐसा पूछा जाए एक क्रोमोसोम में 2 लॉन्ग आर्म है तो ये क्रोमोसोम कौन सा होगा, तो आपने बताना है कि ये क्रोमोसोम कौन सा होगा, ये टीलोसेंट्रिक। तो ये तो हमने पढ़े टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम इसको आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर मेंबर या मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर विद सेम सेट ऑफ जीन्स। अब देखो मैंने आपको कहा था कि हमें जो क्रोमोसोम मिलते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास 23 पेयर हैं क्रोमोसोम के, ये पहला वाला पेयर है ऐसे, फिर ऐसे ही दूसरा भी पेयर होगा, ऐसे तीसरा भी पेयर होगा, ऐसे टोटल कितने पेयर होंगे 26। चलो मैं सेकंड वाले पेयर को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ बना रहा हूँ, ये सेकंड पेयर को मैंने थोड़ा सा बड़ा करके बना, ये क्रोमोसोम और ये दूसरा क्रोमोसोम। अब ये दो क्रोमोसोम आप देखें मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर हैं, यानी इनकी बनावट एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, सिमिलर है। और दूसरी चीज क्या होगी, इनमें विद सेम सेट ऑफ जीन, इनमें जीन का सेट भी सेम होगा। सेम का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर आइस के कलर के जीन लगे होंगे तो इधर भी आइस ही के कलर के जीन होंगे। अगर यहाँ ब्लड ग्रुप का जीन है तो यहाँ पर भी ब्लड ग्रुप का जीन होगा। लेकिन बात याद रखें, मैंने कहा है सेम सेट ऑफ जीन, मैंने आइडेंटिकल सेट ऑफ जीन नहीं कहा। हो सकता है यहाँ पर ग्रीन कलर की आइस का जीन लगा हुआ हो और यहाँ पर लगा हुआ हो ब्लू आइस का जीन। हो सकता है कि यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप का जीन हो, यहाँ बी ब्लड ग्रुप का जीन हो, मगर जीन सेम जीन है ना, ये भी आइस का जीन है, चाहे वो अलील तो डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन जीन तो सेम है ना। ये भी यहाँ पर भी आइस के कलर का जीन है और यहाँ ब्लड ग्रुप का जीन है, तो सेम सेट होना चाहिए जीन का, लेकिन उसके कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट हो सकते हैं। तो ऐसे क्रोमोसोम के पेयर जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं और उनमें सेम सेट ऑफ जीन होते हैं, यानी एक ही जैसे जीन का सेट होता है। यहाँ मतलब क्या, अगर यहाँ आइस के कलर का जीन है तो यहाँ भी आइस के कलर का होगा, यहाँ ब्लड ग्रुप का जीन है तो यहाँ भी ब्लड ग्रुप का जीन होगा। तो ऐसे क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं, ऐसे क्रोमोसोम को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। और जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, इनमें से एक क्रोमोसोम हमें अपनी मदर की तरफ से मिलता है और एक क्रोमोसोम मिलता है हमें अपने फादर की तरफ से। ऐसे ही तो होता है कि आधे जीन हमें अपनी मदर की तरफ से मिल जाते हैं और आधे जीन कहाँ से मिल जाते हैं, फिर अपने फादर की तरफ से मिल जाते हैं। तो क्रोमोसोम इन इंडिविजुअल अपीयर इन पेयर्ड सेट, यानी किसी भी इंडिविजुअल के अंदर क्रोमोसोम पेयर जोड़े की शक्ल में होते हैं। वन सेट इज रिसीव फ्रॉम मेल, यानी एक सेट जो है वो मेल मतलब अपने फादर की तरफ से मिलता है और दूसरा सेट जो है वो कहाँ से मिलता है, फ्रॉम फीमेल पेरेंट, और दूसरा अपने मदर की तरफ से जो है वो मिलता है। क्लियर हो गई ये बात होमोलोगस क्रोमोसोम्स की? सर हाँ पूछो। सर ये आपने एक क्रोमोसोम पे जो जीन्स लगाए हैं, तो जी सर ये एक ही जीन होता होगा ना, तो 2 जीन तो नहीं होते होंगे, हर दोनों की तरफ से एक जीन आता होगा। नहीं, अलग अलग आते हैं दोनों की तरफ से जीन। मिसाल के तौर पे अपनी मदर की तरफ से फॉर एग्जांपल आपने अपनी मदर की तरफ से ग्रीन आइस के जीन ले लिए,
फादर की तरफ से ले लिया ब्लैक आइज के जीन और आपकी आंखों का कलर ब्लैक हो गया, तो मतलब ये हो गया कि ब्लैक ब्लैक जो जीन था वो डोमिनेंट है आपके पास, और ग्रीन जीन जो है वो क्या हो गया, वो रेसेसिव हो गया। दोनों के पास से अलग-अलग जीन आते हैं, जब भी तो हमारा एक कैरेक्टर, डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। एक जीन कैसे आएगा? जब क्रोमोसोम 2 आ रहे हैं तो जीन कैसे एक आ सकता है? अच्छा, आप इसमें तो नहीं पूछ रहे हो कि सर ये, मतलब आपने मतलब मैं समझ गया, आप इसकी तो बात नहीं कर रहे हो, यहाँ पर 2 कैसे, आप कह रहे हो यहाँ पर एक आएगा, इसकी बात कर रहे हो, यहाँ नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ एक जीन जी होगा। ऐसे नहीं नहीं, यहाँ पर भी पेयर में होता है, इधर भी जीन पेयर में ही होगा, 2 ही होंगे यहाँ पर, बिल्कुल सेम होंगे ना, यहाँ पर सेम है। जो चीज यहाँ होगी सेम वो चीज यहाँ होगी। जो चीज ये बोले एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे, ये दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे, इनमें फर्क होगा। यानी सिस्टर क्रोमेटिड तो बिल्कुल एक जैसे होंगे, फर्क जो आ सकता है वो किस में आ सकता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। समझ गए इस बात को? अब आ जाते हैं जी आगे, सर। आगे अब आ जाते हैं थोड़ा सा। एक ऑटोसोम्स होते हैं और एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अब मिसाल के तौर पे क्या होता है कि कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल में एक जैसे होते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये मैंने एक मेल का सेल लिया है और एक ये फीमेल के सेल का न्यूक्लियस ले लिया। अब बहुत ज्यादा क्रोमोसोम तो मैं पूरे बनाऊंगा नहीं, यहाँ पर टाइम लगेगा, लेकिन मैं थोड़े से बना देता हूँ। ये पेयर देखो, ये पेयर एक, ये पहला एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, चलो फिलहाल तो ये 2 पेयर बना देता हूँ ऐसे। ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसका एक मेल का सेल लिया, का न्यूक्लियस ले लिया है, और मैंने एक फीमेल के सेल का न्यूक्लियस ले लिया। बिल्कुल तो आइडेंटिकल नहीं बना पाया हूँ, लेकिन ये से फॉर एग्जांपल फीमेल का सेल है और ये मेल का। अब देखो, ये 2 क्रोमोसोम के पेयर दोनों में एक जैसे हैं, ये ये एक जैसे हैं। ऐसे क्रोमोसोम के पेयर जो मेल और फीमेल में एक जैसे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं ऑटोसोम। उनको क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं, जो सिमिलर होते हैं किसमें, मेल और फीमेल में। लेकिन तीसरा पेयर से फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूं, ये फीमेल है तो फीमेल में ये ऐसे है और मेल में ये ऐसे है। अब देखो, तीसरा पेयर जो है ये मेल और फीमेल में डिफरेंट है ना, मेल और फीमेल में। तो ये तीसरा पेयर जो मेल और फीमेल में डिफरेंट नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम। इसके लिए क्या टर्म इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए टर्म इस्तेमाल करेंगे, इसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। फीमेल में दोनों, ज्यादातर फीमेल में दोनों सेक्स क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं, तो इनको हम एक्स एक्स नाम दे देते हैं। और मेल में 2 डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, अक्सर एक को एक्स नाम दे देते हैं और एक को क्या नाम दे देते हैं, वाई नाम दे देते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई? सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स में फर्क याद रखिएगा। ऑटोसोम्स जो हैं वो सेम होते हैं मेल और फीमेल में। सेक्स क्रोमोसोम में फर्क होता है किसमें, मेल में और फीमेल में। फीमेल में दोनों सेक्स क्रोमोसोम, ज्यादातर फीमेल जो होती हैं उनमें दोनों सेक्स क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं, तो उसे हम एक्स एक्स कहते हैं। ऐसे ये एक्स और ये भी एक्स। लेकिन मेल में जो है वो थोड़ा सा बाज़ दफा फर्क होता है, एक क्रोमोसोम थोड़ा बड़ा है और एक छोटा, तो इसको हम कहते हैं एक्स वाई। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं, जैसे रिवर्स मॉथ्स हो गए, परवाने होते हैं, बर्ड्स होते हैं, और कुछ फिश होती हैं। अब इनमें कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाती है। इनमें क्या होता है, जो मेल होता है, इनके मेल के अंदर क्या होता है, दोनों सेक्स क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं। इनके मेल में दोनों सेक्स क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं। और इनकी जो फीमेल होती है, ये इनमें 2 सेक्स क्रोमोसोम एक दूसरे से चेंज होते हैं। सिर्फ इन्हीं एनिमल्स के अंदर होता है, बाकी किसी में नहीं होता। इसमें देखो चेंज। तो कुछ एनिमल्स ऐसे हो गए, जैसे मॉस हो गया, बर्ड हो गया, और कुछ फिश हो गई, इनमें कंडीशन रिवर्स होती है। इनमें फीमेल जो होती हैं उनके पास डिफरेंट होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, और मेल के पास सेक्स क्रोमोसोम सेम होते हैं। तो इनके लिए हम साइन भी डिफरेंट यूज करते हैं। इसमें हम फीमेल को ZZ यूज करते हैं, सॉरी मेल के लिए ZZ यूज करते हैं, और फीमेल के लिए यूज करते हैं ZW। अगर आपसे पूछा जाए कि ZW जो है वो सेक्स क्रोमोसोम जो है, ये कौन से सेक्स के कौन से जेंडर, कौन से सेक्स के सेक्स क्रोमोसोम को शो कर रहा है, मेल को, फीमेल को, या मेल को, ये हमें पता लगा है कि ये बर्ड्स के या कुछ फिश के जो है वो मेल को शो कर रहा है। और अगर पूछा जाए ये ZZ किसको शो कर रहा है,
सॉरी ये फीमेल को, सॉरी ये फीमेल को शो कर रहा है। और ZZ अगर पूछा जाए ये किसको शो कर रहा है, तो बर्ड्स, मॉस और सम फिश के ये किसको शो कर रही है, मेल को शो कर रहा है। ये चीज इसमें आपने याद रखनी है। इसके बाद एक और चीज थोड़ी सी यहाँ पर जो है वो बता दूं, एक और आपकी बुक में कैरियोटाइप लिखा हुआ है। ये कैरियोटाइप जो है वो क्या होता है, सिंपल सी चीज है। कैरियोटाइप क्या है, पर्टिकुलर एरे ऑफ क्रोमोसोम एन ऑर्गेनिज्म पजेस, यानी किसी ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम्स के नंबर कितने होते हैं और उसकी अरेंजमेंट कैसी होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कैरियोटाइप। जैसे इंसान का कैरियोटाइप क्या है, इंसान का कैरियोटाइप है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और उसके पेयर कितने हैं, उसके पेयर हैं 23। तो ये क्या है, ये ह्यूमन का कैरियोटाइप है। मॉस्किटो का कैरियोटाइप क्या है, उसके क्रोमोसोम 6 हैं और उसके पेयर कितने हैं, 3। तो पर्टिकुलर एरे ऑफ क्रोमोसोम एन ऑर्गेनिज्म पजेस इट्स कॉल्ड इट्स कैरियोटाइप। तो ये तो हमने क्रोमोसोम्स की जर्नल स्ट्रक्चर पढ़ी। अब हम क्रोमोसोम की केमिकल कंपोजिशन की तरफ आ जाते हैं, लेकिन इसके लिए मैं दूसरी मीटिंग स्टार्ट करता हूं, क्योंकि ये मीटिंग अब क्या हो जाएगी, ये मेरे ख्याल से थोड़ी देर के बाद